मैं आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और वो टॉपिक है राष्ट्रपति का अभिभाषण। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि 1 फरवरी को हमारा देश का वार्षिक बजट पेश किया गया 2023 और 2024 के लिए। और उसके पूर्व आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ और दोनों सदनों के उन्होंने संबोधित किया। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण क्यों होता है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका इतिहास और परंपरा क्या है, इसके संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, उसको पास करवाया जाता है, वो क्या है, राज्यों में क्या स्थित है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग जानते हो कि हमारे राष्ट्रपति संसद के अंग है, संवैधानिक प्रमुख है देश के, जिनके नाम से हमारे देश की व्यवस्था चलती है। उसके नाते हमारे राष्ट्रपति की संसद के संबंध में अनेक प्रकार की भूमिकाएं हैं और वो भूमिकाएं महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी व्यवस्था संघात्मक है। जो व्यवस्था संघ में है वही व्यवस्था राज्यों में भी है और इस प्रकार राज्यों में राज्यपाल भूमिका को अदा करते हैं और संघ में राष्ट्रपति का अभिभाषण आप लोगों को बता दूं, जहां तक इसके संवैधानिक प्रावधान की बात है, संघ में संघीय संसद में अनुच्छेद 87 में और राज्यों में अनुच्छेद 176 में इसका प्रावधान किया गया है। और वो प्रावधान ये है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय जब लोकसभा का सामान्य निर्वाचन होगा और प्रथम बैठक होगी जिसमें वो दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। इसी तरह राज्यों में राज्यपाल अनुच्छेद 176 के तहत जब नई विधानसभा का गठन होता है सामान्य निर्वाचन के बाद, तो वो पहली बैठक को संबोधित करते हैं। लेकिन राज्यों की परिस्थितियां अलग है। आप लोग जानते हो सभी राज्यों में दो सदनी व्यवस्था नहीं है। जिन राज्यों में दो सदनी व्यवस्था है, हमारे राज्यपाल महोदय दो सदनों को संबोधित करते हैं और जिन राज्यों में सिर्फ एक सदनी व्यवस्था है, एक सदनी व्यवस्था को संबोधित करते हैं। लेकिन आखिर इस संबोधन में होता क्या है? दरअसल में ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं तैयार होता है, बल्कि ये मंत्रिपरिषद का होता है, जिसमें मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों के बारे में देश को अवगत करवाती है। वो नीतियां उनकी आर्थिक नीतियां हैं, सामान्य नीतियां हैं और आने वाले समय में सरकार क्या करने जा रही है उसके संबंध में राष्ट्रपति महोदय संघ में और राज्यपाल महोदय राज्यों में बताते हैं। आप लोग जानते हो कि जब भी बजट पेश होता है, आप लोग जानते हो संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र बजट सत्र है जो सबसे लंबा चलने वाला है, जो फरवरी से और मई तक चलता है। दूसरा सत्र है जुलाई से अगस्त तक चलता है और तीसरा सत्र नवंबर और दिसंबर में चलता है। और इन 3 सत्रों में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कहें बजट सत्र है, जिसमें देश का बजट पेश किया जाता है, जो देश का हमारे आर्थिक दर्पण होता है, जिसका प्रावधान हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 112 से 117 तक किया गया है, लेकिन बजट के रूप में नहीं किया गया है, बल्कि यह हमारे देश में एनुअल स्टेटमेंट, आर्थिक विवरण के रूप में जाना जाता है। आप लोग जानते हो अनुच्छेद 112 से 117 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक आर्थिक वित्तीय विवरण के बारे में जाना जाता है। आप लोग ये जानते हो कि हमारे देश में जो ये बजट पेश होता है उसी के पूर्व में हमारे राष्ट्रपति वर्तमान द्रौपदी मुर्मू जी ने अभिभाषण दिया है, जो सरकार की नीतियों के संबंध में था। लेकिन कोई चीज अचानक तो शुरू नहीं हो जाती। अगर हम इसके इतिहास और परंपराओं की बात देखें, ज्यादातर हमारे संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जो भाग हैं, वो ब्रिटेन से प्रभावित हैं और ब्रिटेन से ये परंपरा माना जाता है 16वीं शताब्दी में शुरू हुई है। लेकिन वहाँ राष्ट्रपति नहीं होते थे, वहाँ महारानी थी, राष्ट्राध्यक्ष जो भी थे वो संसद को संबोधित करते थे। लेकिन आप लोग जानते हो 1790 में अगर हम कहें, 1790 में राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा सर्वप्रथम इसे अमेरिका की संसद में वो किया गया था, इसे उल्लेख किया गया था, यानी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण को यानी अपनी स्पीच को उन्होंने दिया था।
हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन हमारा संविधान अगर हम कहें 26 जनवरी 1950 से लागू है पूर्ण रूप से। जब हमारे संविधान निर्माण देश आज़ाद हुआ तो हमारी अपनी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में था। लेकिन जब संविधान लागू हो गया तो हमारे अपनी व्यवस्था, हमारे अपने शासन थे। भारत में सबसे पहले सन 1950 में 31 जनवरी को हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको स्पीच दिया था राष्ट्रपति के अभिभाषण के रूप में। तब से यह हमारे देश में व्यवस्था लगातार चली आ रही है। जब भी देश का बजट पेश किया जाएगा, बजट के पूर्व हमारे राष्ट्रपति महोदय अपना वक्तव्य देते हैं जो सरकार की नीतियों से संबंधित होता है। ये वक्तव्य इसलिए जरूरी होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि लोकतंत्र है, सरकार को ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, पारदर्शी होना पड़ता है, लोकप्रिय होना पड़ता है। सरकारें लोकतंत्र लोकप्रियता के आधार पर चलता है। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है, पूरा संसद में चर्चा होती है और पूरा देश इसे देख रहा होता है और अपोजिशंस को यह मौका मिलता है सरकार की क्रिटिसाइज करने का, आलोचना करने का, विचार विमर्श करने का, सरकार को सुझाव यानी रूलिंग पार्टी को सुझाव देने का, सरकार को भी अपने सुधार के लिए अवसर मिलते हैं। राष्ट्रपति जी का मैंने बताया ये जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का नहीं होता बल्कि मंत्रिपरिषद का होता है। इसके बावजूद भी हमारी जो मंत्रिपरिषद है या हमारी रूलिंग पार्टी है अपनी कमियों से अवगत होती है, देश भी इस बात को जानता है। जब राष्ट्रपति अभिभाषण दे लेते हैं उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में भी राज्यों में भी पास होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर यह नहीं पास हो पाता इसका मतलब है सरकार अपनी लोकप्रियता, अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और सरकार को आगे बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने बहुमत खो दिया है। न पास होने का मतलब है सरकार इसे पास करवा ही लेती हैं, क्योंकि लोकसभा में रूलिंग पार्टी का बहुमत होता है। प्राय राज्यों में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जहां पे सरकार गठजोड़ में या अन्य तरीके से टिकी हुई होती है, वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन संसद में केंद्र में ये पास हो जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये कभी कभी हमने देखा कि संशोधनों के साथ भी पास होता है, या तो यथास्थित पास हो जाएगा या संशोधनों के साथ पास होता है, लेकिन पास हो जाता है। ये हमने देखा राज्यों में कभी कभी देखा, क्योंकि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल काम करते हैं और वो संघ के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। अगर अभिभाषण में वो ऐसी कुछ देखते हैं कि जो संघ के विरुद्ध है या संघात्मक ढांचे को प्रभावित करती है, उस अभिभाषण में या स्पीच में उस बात को हाइड कर जाते हैं। हमने केरल में भी देखा, पश्चिम बंगाल में देखा या अन्य कुछ राज्यों में ये देखने को मिलता है। प्रायः ऐसा देखा गया कि राज्यों में राज्यपाल और सरकार के बीच कभी कभी कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हैं, वो राज्यों में दिख जाते हैं, उस संसद में या केंद्र में दिखते नहीं है, वो अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब कि ये है। और अगर हम कहें ये सारी चीजें हमारे देश में एक लंबे समय से चली आ रही हैं। अब निष्कर्ष के स्वरूप में अगर आप लोगों से कहूं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, पूछे जा सकते हैं, एक परीक्षार्थी के नाते आप लोगों को जानना जरूरी है, साथ साथ देश के नागरिकों के नाते भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है। अगर हम कहें, आप लोग जानते हो कि इसके मुख्य निष्कर्ष में जाएं तो आप लोगों को ये जानना है परीक्षा के दृष्टि से कि इसका प्रावधान अनुच्छेद 87 में संघ में है और अनुच्छेद 176 में राज्यों में है। यहाँ राज्यपाल महोदय स्पीच देते हैं, वहाँ राष्ट्रपति महोदय स्पीच देते हैं, जो दोनों सदनों को देते हैं, और ये 2 बार अनिवार्य है। 2 बार कब? जब वहाँ लोकसभा का प्रारंभ पहली बार गठन होता है निर्वाचन के बाद, दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, और राज्यों में जब विधानसभा का निर्वाचन होता है सामान्य निर्वाचन के द्वारा, जब राज्यपाल इसे दोनों सदनों को निर्वाचित करते हैं। इस प्रकार आप लोग जानते हो इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे पास होना
आवश्यक होता है, अन्यथा सरकार को फिर जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। धन्यवाद।